हेलो। हेलो, वेलकम दोस्तों, सभी लोग आ जाइएगा। स्वागत है सभी लोगों का, जल्दी आएं, सभी लोग जुड़िए। आइएगा सभी लोग। जैसा कि मैंने आपको आज बताया था कि आज हम आप लोगों को जो पिछली लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई थी उस भर्ती परीक्षा में आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसमें 25 क्वेश्चन आए हुए थे और 25 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। अगर बाई चांस लाइव कहीं भी टूट जाए तो तो हम आप लोगों को फिर वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, इसीलिए सभी लोग आ जाइएगा, जल्दी आ जाएं। कितने लोग आ गए? चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और कौन कौन आ गए? आइएगा सभी लोग। जी हाँ, कार्तिक, नाहर सिंह, शिवम दीक्षित, सभी लोग आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी आ जाइए। विजय कुमार गुड मॉर्निंग, सभी के लिए गुड मॉर्निंग। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है यह त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान 90 अंश है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ए 25 सेंटीमीटर है, बी 7 सेंटीमीटर है, तो tan b का मान क्या होगा? हमें tan b का मान यहां पर निकालना है। क्या होगा देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज ये है और इसमें कोण a 90 डिग्री है। जब a 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ये बनेगा आपका, और ये क्या है आपका a। अब a के सामने ये जो भुजा है वो दे रखी है कितनी? 25 सेंटीमीटर। a बराबर 25 सेंटीमीटर है, b बराबर 7 सेंटीमीटर है। अगर हम b इसे लेंगे फिर c आपका ये हो जाएगा, तो b बराबर आपका 7 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, उसके बाद c बराबर आपका हमें निकालना। अब tan थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। यहाँ पर हमारा लंब दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो जाएगा? आधार का आपका वैल्यू बनेगा 24 सेंटीमीटर। क्योंकि अगर हम समकोण त्रिभुज में देखते हैं तो क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो इसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं, वो आप याद रखें तो सबसे बेटर रहता है। वैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल भी सकते हैं भुजाएं। तो देखिएगा यहां पर लंबाई का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग ये निकल के आता है। अगर इनका संबंध देखें, भुजाओं का संबंध देखें तो 10, ठीक है, 6 और 8 का संबंध होता है। अगर यहां पर देखें तो आपका 5, 3 और 4 का संबंध होता है। इसी तरह से आपका 13, 12 और 5 का संबंध होता है, और इसी तरह से 25, 24 और 5 का संबंध होता है। ठीक है, ये आपस में संबंध होते हैं। ये 4 संबंध आपको हमेशा याद रखने हैं, तो हमें समकोण त्रिभुज का ये फॉर्मूला लगाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आधार पर देखा जाए तो हमारा जो आधार बन गया वो कितना बन गया? 27। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब 7 सेंटीमीटर, आधार कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो क्या आपका आंसर बनेगा? 7/24। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। और बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 प्रेक्षणों, यहां पर दिया हुआ है 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन क्या होगा? देखो मानक विचलन होता है अगर
मानक विचलन की कभी भी बात की जाए तो मूल संख्या में अगर 2 का गुणा हो रहा है, 4 का गुणा हो रहा है, 10 का गुणा हो रहा है तो मानक विचलन में भी गुणा कर देंगे। अगर गुणा हो रहा है तो गुणा कर देंगे, भाग हो रहा है तो भाग कर देंगे। इसी तरह से यहां पर 50 संख्याएं हैं, 50 प्रेक्षण हैं और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, मानक विचलन दिया है वो कितना है 8 है। ठीक है, अगर प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो मानक विचलन कितना हो जाएगा, तो हम मानक विचलन में भी 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा मानक विचलन कितना बनेगा 16 बनेगा। इसी तरह से अगर भाग के लिए कहा जाता कि अगर प्रत्येक प्रेक्षण में 2 का भाग दे दें तो मानक विचलन क्या होगा, तो नया मानक विचलन फिर क्या बनेगा, आप मानक विचलन में ही भाग लगा देंगे। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुत ही सरल है, सिंपल है। ठीक, ये रहा मानक विचलन पर आधारित। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। बहुलक क्या होता है कि किसी भी श्रृंखला में जो पद सबसे ज्यादा बार आया हो वो बहुलक होता है, वो मॉड होता है। या यूं समझ लीजिएगा, जिस पद की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, जिस पद की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो हमारा बहुलक होता है। तो यहां पर अगर हम देखें कौन सा पद सबसे ज्यादा बार आया है, अगर हम 25 की बात करते हैं तो देखो 25 कितने बार आया है, 1, 2 और 3। 25 3 बार आया है। 26 की बात करें तो कितने बार आया है, 1, 2, 3। अगर हम 27 की बात करें तो 27 कितने बार आया है, 1, 2 और 3। ये भी 3 बार आया है। अब बचा आपका 23। 23 देखें कितने बार आया है, 23 आपका 1 बार आया है। 24 देखें तो 24 कितने बार आया है, 1 बार आया है। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि यदि बहुलक 27 हो। अब बहुलक 27 हो तो बहुलक 27 हमें बनाना ही बनाना है। जब बहुलक 27 बनाना है तो ये वाली संख्या 3 से ज्यादा आनी चाहिए। तो कितनी आनी चाहिए, 3 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर यहाँ x की जगह हम 27 रख देंगे तो ये 27 है वो कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। जब 4 बार आ जाएगा, सबसे ज्यादा बार 27 आया है तो 27 हमारा बहुलक बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, कोशिश करें क्या आंसर बनेगा आपका। 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, बताइएगा क्या है आंसर, कितने लोगों का बना, बताइएगा कितने लोगों का बना। बताइएगा। सभी के पास आवाज पहुंच रही है, जरा बताएं। आवाज पहुंच रही है, वीडियो सभी के पास पहुंच रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताइएगा। अच्छा 60 लीटर, पूनम राजपूत 60 लीटर, और भी लोग बताएं। विनोद कुमार 60 लीटर। चलिएगा देखते हैं, जिन लोगों का नहीं आया है देखें। देखिए क्या है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात। देखो यहाँ 60 लीटर मिश्रण है, इसमें अम्ल और पानी। अब 60 लीटर में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 2:1। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए, यहां पर पानी की मात्रा बढ़ाई जानी है तब अनुपात 1:2 हो जाए। देखो 60 लीटर मिश्रण है, इसमें अम्ल पानी का अनुपात 2:1 है। जब मिश्रण में दोनों चीजें शामिल है तो दोनों अनुपातों का योग करो और भाग लगा दो, कितना बना 20। 20 एकम 20 लीटर और 20 दूनी 40 लीटर। अम्ल की मात्रा है 40 लीटर और पानी की मात्रा है 20 लीटर। क्वेश्चन में यह बताया गया है
कि कितना पानी और बढ़ा दिया जाए, पानी की मात्रा बढ़ाई जाए ताकि इनका अनुपात है वो 1:2 हो जाए। अम्ल पहले 40 लीटर था तो अब भी तो 40 लीटर ही है, अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अम्ल पहले 40 लीटर था तो अब भी 40 लीटर है, पहले 2 का मान 40 था, 1 का मान 40 है, यहाँ 1 अनुपात का मान 40 है तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 80 लीटर। देखो पहले पानी कितना था 20 लीटर, अब हो गया 80 लीटर, तो कितना बढ़ गया यहाँ पर 60 लीटर बढ़ गया। तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ा दी जाए 60 लीटर बढ़ाई जाए। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है सभी का? बताएं जरा, आवाज बताएं जरा, वीडियो बताएं जरा, सभी के पास पहुंच रहा है? चलिए देखिएगा नेक्स्ट। क्वेश्चन है 1 6 8 3 2 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 12 6 7 और 10। क्या आएगा बताएं जल्दी। अच्छा, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है? बफरिंग कर रहा है क्या? चलिए बताइए, जल्दी बताएं। चलिए तो फिर देखते हैं विनोद। अच्छा देखिएगा, 1 6 8 3 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल कितना होगा, इसका हमें माध्य भी निकालना है। माध्य बोलते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य और औसत एक ही बात होती है। देखिए अगर इसका माध्य और माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले इसे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, फिर 6 और फिर 8। अगर समांतर माध्य निकालना है तो माध्य क्या होगा, माध्य बराबर सभी पदों का योग बट्टे सभी पद की संख्या। ठीक है, माध्य क्या होगा, सभी का योग बट्टे सभी पदों की संख्या। तो इन्हें जोड़ेंगे, योग कितना हो जाएगा 14, 14 और 3 17, 19 और 1 20, योगफल हो गया 20 बट्टे संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। अगर हम 5 का भाग देते हैं तो माध्य कितना आ गया 4। अब निकालते हैं हम माध्यिका, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1 बट्टे 2वां पद। अब देखिए n का मान क्या है, टोटल पद कितना है 1 2 3 4 5, तो n की जगह हम 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 3वां पद। अब 3वां पद क्या बन जाएगा आपका 1 2 3, 3वां पद कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा, तो माध्यिका कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। माध्य 4 है और माध्यिका 3 है, तो दोनों का योग पूछा है, तो क्या आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन 7 बनेगा। चलिएगा शिवम दीक्षित 10 कैसे आ गया भाई है? इतनी गलती मत करो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बताइएगा। बताइएगा क्या है क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दुगना तेज और एक महिला एक लड़के से दुगना तेज, यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं तो एक लड़का अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट टाइम पे हम आपको काम समय वाला चैप्टर बता चुके हैं, सभी वीडियो बता चुके हैं। जिन लोगों ने देखा हो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो आप पुराने वीडियोज हमारे देख लें, उनमें काम समय से रिलेटेड प्रॉब्लम है। चलिएगा देखते हैं, एक पुरुष और एक महिला दुगना तेज हैं, पुरुष है और महिला से दुगना तेज है। अजय लोधी, अच्छा जी आया किसी का? चलिए जिन लोगों का नहीं आया देख लें।
देखो यहां पर क्या है, एक पुरुष है, एक पुरुष है, उसके बाद कौन है, एक महिला है, एक फीमेल है, इसके बाद कौन है, एक लड़का है, एक बॉय है। क्वेश्चन में बताया गया है कि एक पुरुष एक महिला से दुगुना कार्य कर सकता है, दुगुना तेज है। अगर एक महिला अगर एक कार्य करेगी तो एक पुरुष 2 कार्य कर लेगा, लेकिन एक महिला एक लड़के से दुगुना कार्य कर सकती है, तो यहां पर अगर एक लड़का एक काम करेगा तो एक महिला 2 काम करेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर देखिएगा, अगर लड़का एक काम करेगा तो महिला 2 काम करेगी, तो पुरुष महिला से दूना अर्थात 4 काम कर लेगा। ये तो काम का अनुपात बन गया। अगर पुरुष करता है कितना, 4 काम है, एक महिला करती है 2 काम और एक लड़का करता है 1 काम, तो देखो कितने काम हो गए, 4 और 2 6 और 1 7 काम हो गए। और 7 काम को ये सभी लोग मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब तीनों मिलकर के एक दिन में 7 कार्य करते हैं, तो 4 दिनों में कितने कार्य करेंगे, 7 चौका 28 काम करेंगे। और 28 काम को अगर लड़कों को अकेला करना हो, लड़के को अकेला करना हो तो कितना लगेगा समय, जबकि लड़का एक दिन में 1 कार्य करता है, तो 28 काम को करने में कितना समय लगेगा, 28 दिन लगेंगे। आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, क्लियर है सबका। पूनम राजपूत, शिवम दीक्षित 28, विजय कुमार भाई 21 कैसे आ गया तुम्हारा, चलिएगा अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अविकलित करते समय हम मान सकते हैं कि बारंबारता है। देखो बारंबारता है, क्या मान सकते हैं उसे, अगर हम बारंबारता को पढ़ें और बारंबारता की सारणी को पढ़ें, ठीक है, वर्गीकरण और सारणियन के नियम पढ़ें, तो वर्गीकरण सारणियन के नियम पर आधारित होता है कि जो भी बारंबारता होती है उस बारंबारता को हम रो और कॉलम में समान रूप से विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, रो और कॉलम में समान रूप से बांटते हैं, तो यहां पर आपका रो और कॉलम वाला देखिएगा क्या बनेगा, तो वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित होती है, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित है। ठीक है, वर्गों पर यहां पर क्या दिया हुआ है, वर्गों मतलब कॉलम, ठीक है, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित है, अर्थात कॉलम पर समान रूप से बांटी जाती है बारंबारता। वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है या वर्गों की ऊपर सीमाओं पर केंद्रित है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बारंबारता का सारणियन का नियम होता है, तो उसमें क्या बताया गया है कि बारंबारता को सभी वर्गों पर और सभी पंक्तियों में समान रूप से बांटा जाता है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जी देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 2/11 भाग है ये ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग है कार द्वारा और शेष भाग है 1 किलोमीटर पैदल चलता है। जब पैदल चलता है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह कितना दूर चलता है, कितनी दूर चलता है, यह पूछा गया। यहां पर देखिएगा 2/11 भाग ट्रेन द्वारा चलता है, 17/22 भाग ठीक कार द्वारा चलता है, शेष भाग वह पैदल चलता है, तो टोटल यात्रा कितनी है। अब देखो सबसे बड़ी बात, यहां पर कितना दिया है, 11 दिया है, यहां कितना दिया है, 22 दिया है। अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा, तो हमारी जो भी दूरी होगी वो 22 से विभाजित होगी। अगर ऑप्शन का सहारा लेकर के आप करोगे तो क्या आंसर बन जाएगा, 22 से यहां 22 विभाजित हो रहा है, अन्य कोई संख्या विभाजित नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो सॉल्व करने का तरीका भी देख लेते हैं।
यहां पर देखिएगा 2/11 भाग चला है, यहां पर 17/22 भाग चला है। अगर यहाँ 2/11 भाग चला है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे हर और अंश में, तो 4/22 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 भाग चला, यहाँ पर 17 भाग चला, तो 17 4 21 और बचा कितना रह गया 1। 1 भाग ही तो 1 किलोमीटर के बराबर है। अब 1 भाग 1 किलोमीटर के बराबर है, तो ये पूरा 22 भाग कितने के बराबर होगा? 22 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, 22 आ गया सभी का। सभी का 22। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, बताइएगा क्या बनेगा। एक व्यक्ति धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज की दर का प्रतिशत क्या होगा? बताइए क्या होगा, बताइए सभी लोग बताएं। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना है, सिंपल सवाल है। अभी किसी का जवाब नहीं आया, बताइएगा। सभी के पास वॉइस और वीडियो साथ साथ पहुंच रहा है, जरा ये भी बताएं, किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही है? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से समस्या आती है। पूनम राजपूत 12%। और भी लोग बताएं, जल्दी बताइए। शिवम डी ऑप्शन। अरे भाई तुम्हारा डी ऑप्शन, तुम्हारा तो हर बार ही आंसर अलग चलता है सबसे, क्या बात है। चलिएगा देख लेते हैं। यहां पर धनराशि पर ब्याज कितना है? 1 पैसा प्रति रुपया। 1 पैसा प्रति रुपया। 1 पैसा प्रति रुपया का मतलब है 1 पैसा लगता है 100 पैसे पर। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे। 1 पैसा ब्याज दिया जा रहा है कितने पर? 100 पैसे पर। तो दर कितनी बनी? यहां पर 1% बनी। और 1% बनी है, वो कैसी बनी है? 1 महीने की बनी है। 1 महीने की 1% है, तो पूरी साल की कितनी हो जाएगी? 12% हो जाएगी। ठीक है, क्या आंसर आएगा आपका? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 1 महीने की 1% है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा। 1 महीने की ब्याज 1% है, तो पूरे 12 महीने की ब्याज कितनी होगी? 12%। ठीक है, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या क्या है? किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर है वो 407 है, तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है 3400, 3500, 3600, 3700। जरा बताएं जरा क्या आंसर बनेगा, बताइएगा क्या आंसर बनेगा। पूनम राजपूत 3700। और भी लोग बताएं। चलिए बहुत अच्छे, देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी संख्या में 8% जोड़ने पर और 3% घटाने पर इन दोनों संख्याओं का जो अंतर बन जाता है वो 407 बन जाता है, तो मूल संख्या क्या है? जैसे ये मान लीजिएगा यहां पर कोई संख्या 100 है, अगर 100 संख्या मान के चलें तो 8% जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 108 हो जाएगी। और 3% घटाएंगे तो कितनी रह जाएगी? 97 रह जाएगी। तो अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर कितना बना आपका? इसमें से इसे घटा दो, कितना अंतर बना? 11। तो 11% का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 407 के बराबर हो गया। तो 1% का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 11 3 33, 7 बचे, 11 7 77। तो 1% का वैल्यू 37, तो पूरा 100% का वैल्यू कितना आएगा?
3700 आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन। शिवम दीक्षित, सैंतीस सौ। भाई जी डी ऑप्शन। धर्मवीर डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या है? 10 वर्षों में दोगुनी हो रही है तो ब्याज की दर क्या है? बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 10 वर्षों में दूनी हो रही है तो ब्याज की दर क्या है? बताइएगा क्या बना आंसर? 10% पूनम राजपूत, विनोद कुमार 10, चलिए देखिएगा जिन लोगों का नहीं आया देखें। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो रही है? दोगुनी हो रही है। जब 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो ब्याज की दर कितनी है? देखो 10 वर्ष में दोगुनी हो रही है। अगर यहां पर मान लें हमने 1 रुपया किसी को दिया तो मूलधन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 रुपए का टोटल हो रहा है 2 रुपए, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 रुपए हो जाएगा। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं जनरल भाषा में। यहां 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो मूलधन हमने 1 रुपया दिया, 1 रुपए का कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। 1 रुपए का 2 रुपया बन रहा है तो ब्याज कितना बन गया? 1 रुपए। अगर हम फॉर्मूला भी लगा देंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100। ठीक है, तो ब्याज 1 रुपए है और P मूलधन कितना है? 1 रुपए। दर हमें निकालनी है, समय 10 वर्ष है, बट्टे में 100। अगर हम 0 से 0 काट दें तो 10 इधर गुणा में आ जाएगा। दर कितनी बनेगी आपकी? 10% बनेगी। इसके अलावा भी आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो एक कंडीशन होती है इसी की, दर बराबर n-1 इंटू समय, 1 मिनट, बट्टे समय इंटू 100। इससे करेंगे तो दोगुनी हो रही है राशि तो 2 - 1 1 बचेगा, इंटू 100 बट्टे में समय कितना है? 10। 0 से 0 काट देंगे तो कितना बन जाएगा आपका? 10%। साधारण ब्याज निकालने के कई तरीके होते हैं और भी अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर 1 रुपए है और 1 रुपए का कितना हो गया आपका? 2 रुपया हो गया। तो 1 की वृद्धि हो गई और 1 की वृद्धि कितने पर हुई है? ठीक है, 1 पर हुई है तो कितना हो जाएगा? 1/1। 1/1 का मान 100% हो जाएगा। और 100% कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। तो 10 वर्ष में 100% है तो 1 वर्ष में कितना होगा? 10% होगा। तो ब्याज की दर कितनी बनेगी? 10 बनेगी। आप कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हो उसमें। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका डी ऑप्शन इसमें सही रहा। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास हमें निकालना है। जरा बताइएगा वृत्त का व्यास क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं 8.84, 7.54, 7.84 और 8.68। क्या बनेगा बताइएगा? 8.68। धर्मवीर डी ऑप्शन। लवलेस डी ऑप्शन। भाई जी 10। शिवम दीक्षित। चलिएगा ठीक है, जिन लोगों का नहीं आया वो लोग देख लें। यहां पर दिया हुआ है कि किसी परिधि और उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो ये हमारा वृत्त होता है और ये आपका केंद्र बन गया। ये क्या बनी? त्रिज्या। त्रिज्या का दूना कर दें तो ये व्यास बन गया। और ये चारों तरफ की माप क्या होती है? परिधि।
और परिधि कितनी होती है 2 पाई r। अगर परिधि में से व्यास घटा दें, व्यास कितना होता है 2r, परिधि में से व्यास घटा दिया, इन दोनों का अंतर कितना है 18.6। अगर यहाँ 2r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका पाई माइनस 1। ठीक है, तो 2r हो गया, पाई का मान होता है 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6। अब 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, और 22 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 15/7 बचेगा। 7 इधर गुणा में आ जाएगा और 15 है 15 भाग में आ जाएगा। चलो हम 3 से काट देते हैं 5 बार, और 3 से काटेंगे, 3 छिक्के 18 और 3 दूनी 6। पहले इनका गुणा कर लें, हमें तो 2r की वैल्यू चाहिए, तो 7 दूनी 14 और 7 छिक्का 42 और 1 43, 43.4/5। 5 का भाग लगाए, 5 अट्ठे 40, ठीक है, पॉइंट लगा लो, 34 हो गया, 5 छिक्के 30, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40, 8.68। क्या बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये दिया हुआ है आपका, देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM क्रमशः 12 और 2448 है। यह संख्याओं का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहां पर देखो मासा दिया हुआ है आपका 12 और लासा दिया हुआ है आपका 2448। ठीक है, और लासा और मासा नहीं, है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का जो अंतर है वो दिया हुआ है 60, तो संख्याओं का योग हमें निकालना है। क्या बनेगा योग बताएं जरा। बताइएगा। अच्छा, धर्मवीर बी ऑप्शन, शिवम दीक्षित बी ऑप्शन, $348 राइट, शिवम दीक्षित बी ऑप्शन। चलिए देखिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लें जरा क्या बनेगा इसका आंसर। यहां पर दो संख्याएं हैं, उनका मासा 12 दिया है, उनका लासा 2448 है, अंतर 60 है, तो हमें योगफल निकालना है। देखो एक तरीका होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, सही पड़ेगा। अगर हम लासा की बात करें तो लासा दिया है 2448 इंटू मासा दिया है 12। सबसे पहले ये देखिएगा, जो मासा होगा वो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा। जब दोनों संख्याओं में कॉमन होगा तो 2448 के हम फैक्टर कर लें, पहले 2 से काट लें तो 1224, फिर 2 से काट दें 612, फिर 2 से काट दें, ठीक है, 2 से काटेंगे, फिर 2 से काट दें, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 153। चलो 3 से काटते हैं, फिर हम 3 से काटते हैं, ठीक है, 17 से काटते हैं। इसमें देखो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 तो हमारा क्या बन जाएगा, इसमें एलसीएम बन जाए, मासा बन जाएगा, तो 12 तो हमने अलग कर लिया। इसके बाद क्या बने फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17 गुणा ये वाला 12 अलग है। अब देखें यहां पर हमें संख्याएं बनानी है, ऐसी संख्याएं बनानी है उनका अंतर 60 बन जाए। तो अगर हम इनका गुणा कर लें 17 और 12 का, तो 17 दूनी 34 और 17 एकम 17, 17 और 3 कितना बना आपका 204। देखो अगर इनका गुणा करेंगे 4 3 12, देखो 4 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 का 144। अगर हम इनका अंतर निकालें तो अंतर देखो कितना बढ़ रहा है, अंतर इसका 60 बढ़ रहा है। और अगर हम योग करेंगे तो योग देखो कितना बढ़ रहा है, 4 4 8, 4 और 3। क्या आंसर बन जाएगा आपका 348 बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सभी का बी ऑप्शन आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, देखिए क्या बनेगा कि कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। अब प्रतिशत लाभ कितना ये बताना है। सभी के पास आवाज तो क्लियर पहुंच रही है, आवाज और वीडियो साथ साथ चल रहा है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। बफरिंग तो नहीं हो रही, बफरिंग तो नहीं हो रही, जरा बताएं। देखिए जरा बताएं, बफरिंग तो नहीं हो रही। अगर बाई चांस आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो मिलेगा। क्या लिख दिया भाई? बफरिंग हो रही है, बफरिंग। देखें जरा क्या दिक्कत है। और भी लोग बताएं जरा। Network connection has been lost. खत्म हो गई सर क्लास। देखिएगा, सभी लोग बताएं दिक्कत लग रही क्या। रघुराज सिंह, अच्छा बफरिंग तो नहीं हो रही, सभी लोग बताएं जरा। और भी लोग बताएं। चलो फिर देखते हैं। अन्य लोगों का जवाब नहीं आ रहा है, बताएं जरा, बफरिंग तो नहीं हो रही। चलिएगा, देखिएगा, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत निकालना है। अब 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, ठीक है, तो 10 वस्तुएं हैं, कितने में खरीदी हैं उसने? 10 वस्तुएं 8 रुपए में खरीदी हैं, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा? 8/10 अर्थात 0.80 रुपए, 0.80 रुपए में खरीदता है। 0.80 का मतलब अगर हम ये मान के चले 80 पैसे, 80 पैसे में खरीदता है और एक वस्तु बेचता कितने में है? 1.25 रुपए में, और 1.25 रुपए को हम लिख सकते हैं 125 पैसे। अब 80 पैसे में खरीद करके 125 पैसे में बेचता है, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा? तो देखो, लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100/, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ गुणा 100/, क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ पर देखो, 80 पैसे में खरीद कर 125 पैसे में बेच रहा है, तो 45 पैसे का लाभ हो रहा है, गुणा 100/, कितने का खरीदा है? 80 का। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, अगर गुणा करेंगे तो 55 25 और 5 चौका 20, 20 और 2 22/4, 4 का भाग लगा देंगे, 4 पंजे 20, 4 छिक्के 24, अर्थात 56 सही 1/4% का उसे प्रॉफिट होगा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, तो मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? जैसे ये एक आयताकार मेज है, अब इस आयताकार मेज का परिमाप दे रखा है, तो परिमाप कितना है?
28 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेज के कड़ की लंबाई क्या होगी, ओरल भी करना चाहे तो ओरल हो जाएगा। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दो भुजाओं का गुणनफल अर्थात 8 गुणा 6, 8 सिक्के 48 बन रहा है। ठीक है, और परिमाप क्या होता है, देखो 8 8 6 6, सभी भुजाओं का योग 8 और 6 14, 14 दूनी 28। ठीक है, भुजाएं निकल के आ रही हैं हमारी 8 और 6, तो कड़ की लंबाई कितनी होगी, ये कड़ आपका कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर, जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, क्या होता है कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग अर्थात 6 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये होगा 36 प्लस के 64, इन्हें जोड़ेंगे 100, वर्ग उठाएंगे तो रूट आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 10। क्या आंसर बनेगा बी, बी आंसर आ गया सभी का। पूनम राजपूत 10 सेंटीमीटर। अच्छा नेत्रपाल लेट हो गए भाई, 10 सेंटीमीटर। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई गई, 30% बढ़ाई गई और बजट के बाद फिर 10% बढ़ाई गई, तो कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो कार की कीमत पहले बढ़ाई गई है 30%, फिर बढ़ाई गई है 10%, तो कुल कितनी वृद्धि हो गई है हमें निकालना है। बताइएगा जरा क्या आएगा इसका आंसर। धनवीर सिंह 43, पूनम राजपूत 3 4 5, क्या है भाई ये 43%। ठीक, विनोद 43, अरे भाई नेत्रपाल टाइम कितना है, टाइम मैंने ग्रुप पे डाला था, सूचना आपको भेजी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टाइम 9 बजे रहता है लगभग, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं। चलिएगा, अगर यहां पर कीमत 100 मान लें, अगर कीमत कार की 100% मान लें, तो पहले 30% बढ़ाई जा रही है, उसके बाद 10% बढ़ाई जा रही है। पहली बार में 30% बढ़ाई गई तो कितनी हो गई 130। अब फिर से कितनी बढ़ाई गई है 10% बढ़ाई गई है, तो परसेंटेज 100 पर डिपेंड करता है, तो कितनी हो जाएगी 10% बढ़ाएंगे 130 का तो 110/100, जीरो से ये कैंसिल कर देंगे, 13 और 11 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 3 4 1। देखो पहले थी कीमत 100 रुपए, अब हो गई 143, तो कितनी वृद्धि हो गई 43% की वृद्धि हो गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय कुमार 43, अच्छा बफरिंग तो नहीं हो रही, बताएं जरा। चलिए बफरिंग हो रही है, जल्दी बताइए अगर बफरिंग हो रही हो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जैसे ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो इनकी भुजाओं का संबंध आपस में क्या बनता है 3 4 5 बनता है, 6 8 10 बनता है, 5 12 13 बनता है। ठीक है, इसके अलावा आपका और भी है आपका, जैसे 9 है 12 है और 15 है, इस तरह संबंध बनता है, लेकिन कम से कम ये 3 तो आप तैयार ही रखो। अब इसमें देखो सबसे लंबी भुजा कितनी है 13 है, तो सबसे छोटी भुजा कितनी होगी, तो कितना निकल के आएगा आपका 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ये हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा।
क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जरा बताएं, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 300 ग्राम के चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए? वीडियो तो सभी के पास पहुंच रही है? विनोद कुमार, देखिए 300 ग्राम के चीनी के विलयन में यहां पर मिश्रण है वो 300 ग्राम है और इसमें चीनी है वो 40% है। अब वाटर कितना बचा? 60%। ठीक है, इसके बाद चीनी कितनी मिलाई जाए ताकि चीनी हो जाए वो 50% हो जाए? देखिए चलिएगा देख लीजिएगा, ये बचा आपका 40%। देखें अब 300 ग्राम मिश्रण है, 300 ग्राम में अगर परसेंटेज बनाए तो कितना हो जाएगा? 4 और 6, ये बनाए तो कितना हो जाएगा आपका? 1 मिनट 50। देखिए अब इसमें देखिए 300 ग्राम में शुगर और वाटर दोनों शामिल है तो दोनों अनुपातों का योग करके भाग लगा दें तो कितना बनेगा? 30। 30 चौका 12, 120 ग्राम है और 30 छक्के 18, 180 ग्राम है। अब 180 ग्राम पहले भी पानी था, 180 ग्राम अब भी पानी है, तो 5 अनुपात का मान 180 ग्राम है, तो यहां भी 5 अनुपात का मान 180 ग्राम होगा। यहाँ 120 का मान देखिएगा, पहले कितनी शुगर थी? 120 ग्राम, अब कितनी हो गई? 180 ग्राम। कितनी बढ़ गई? 60 ग्राम बढ़ गई। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ये आपका आंसर बनेगा। चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।